हेलो बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में, और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं? अब देखिए, जब आपके पास मेटल होता है तो मेटल में हम उसकी कंडक्टिविटी देखने के लिए क्या करते हैं? रेजिस्टेंस उसका मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज का एक पैटर्न बना देते हैं। किसमें? फिजिक्स में। और फिर फॉर्मूले की हेल्प से जो अननोन रेजिस्टेंस है हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन आयनिक सॉल्यूशन में तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में उसको कैसे कनेक्ट करोगे? वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन तो लिक्विड फॉर्म में होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट कंटिन्यू पास करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज होके कुछ और ही बन जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका तोड़ कैसे निकाला? पहले डीसी की जगह हमने एसी किया। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो होता है वो पल्स की फॉर्म में होता है। मतलब जाता है आता है, जाता है आता है, इस तरफ से। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि हम वो अपनी नेकेड आई से नहीं कर पाते, नहीं देख पाते, है ना। तो हम क्या करते हैं, डीसी को चेंज कर देते हैं एसी से। और दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी कि आप व्हीट स्टोन ब्रिज तो बना नहीं सकते, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बजाय हम क्या यूज कर लेते हैं? कंडक्टिविटी सेल। व्हीट स्टोन ब्रिज की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं? कंडक्टिविटी सेल। अब देखिए, बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल है। दो सिंपल डिजाइन जो है वो नीचे दी गए। देखिए, एक तो ये हो गया, ये आपको पता है ये क्या होता है? प्लेटेनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे भी क्या है? प्लेटेनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और जो इसके ऊपर है ये है कनेक्टिंग वायर्स। इसमें एक सेटअप आपका ये रहा, ये रहा आपके प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे भी क्या हो गए? कनेक्टिंग वायर्स हो गए। देखिए, प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये जो आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इस पे बहुत ही बारीक फॉर्म में एक और कोट चढ़ाते हैं प्लेटिनम की, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होता है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वो हमें दिख ही रहा है, जो आपका सेटअप है उसमें दिख ही रहा है कि दो प्लेटिनम तो इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, विद प्लेटिनम और कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लेटिनम इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकली। और इसको कोट किससे कर देते हो? जो होता है प्लेटिनम ब्लैक से। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं? उसको बहुत ही फाइनली डिवाइड करते हैं, बहुत छोटा 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 करके उसको डिवाइड करते हैं और इस पे कोट कर देते हैं। दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए। और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे आपके पास कोई रोड है, ठीक है, ये जो एरिया होता है ना इसमें नीचे ये गोल गोल, ये एरिया आगे से ऐसे दिखेगा ना ये, तो ये जो होता है इसके बीच में ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी एल। इसके बीच की डिस्टेंस एल है, मतलब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, यानी कि ये आपकी एल है। Therefore, solution confined between these electrodes is a column of length L and area of cross section A. इसीलिए जो सॉल्यूशन है जो कन्फाइंड है इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, इसको हम एक कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे। इसकी जो बीच की लेंथ है वो हो गई L, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो गया A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे करेंगे? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला कॉलम मानेंगे, है ना, ये वाला कॉलम मानेंगे ऐसे कॉलम की तरह। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया और इनके बीच की लेंथ हो गई एल। फिर है द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कॉलम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। और ऐसे कॉलम का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे देंगे? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्योंकि R की
ये तो आपने देखा ही है, हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कंडक्टिविटी के केस में। कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो कंडक्टिविटी होती है 1/r इंटू L/A, और या फिर R हो जाएगा आपका 1/kappa L/A। ठीक है, तो R ये फाइनली निकाला तो यही है ना, ये हो गया। और ये तो है कंडक्टिविटी। अगर आप इसकी जगह रो लिख दें, ये होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि रो क्या होता है, रो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब जी आपकी L/A क्वांटिटी है जो हमने पीछे पढ़ी, रेजिस्टेंस क्या पता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था, रेजिस्टेंस इक्वल टू था कापा L/A। रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल टू था, ये यहाँ पे आएगा 1/kappa, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था रो इंटू L/A, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू था, सॉरी फिर दोबारा ये लिख रही हूँ, 1/kappa L/A। ठीक है, ये हमने अभी पीछे देखा, जिसमें जो L/A टर्म है मैंने स्मॉल a लिख दिया, यहाँ पे A फॉर ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसको कैपिटल A भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो L/A जो ये टर्म है, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। मतलब ये हर सेल के लिए, मतलब जो भी आप इसमें कोई भी सॉल्यूशन डालें उससे ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, और सबके लिए जो इसकी वैल्यू है वो सेम रहेगी। कोई भी सॉल्यूशन हो सबके लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें लेंथ और एरिया की तो मेजरमेंट है, तो जो इलेक्ट्रोड का उनके बीच की जो लेंथ है और उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा। और इसको डिनोट करते हैं G स्टार से, तो L/A को डिनोट करते हैं G स्टार से। अब यहाँ पे आएगा G से एक और चीज को डिनोट करते, तो वो क्या था, G से हम करते थे डिनोट कंडक्टेंस को, G से हम डिनोट करते थे कंडक्टेंस को। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब L जा रही है लेंथ, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही सेल कांस्टेंट, और किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। और इसकी यूनिट क्या होगी, सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी या तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी, अगर मीटर में नाप रहे तो मीटर इनवर्स होगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर ये मीटर है, पहले देखते हैं, L/A क्या होता है, L/A, L की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, A की क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक गया तो ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये मीटर में है तो नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो अब बोला है कि डायमेंशन क्या होगी, लेंथ इनवर्स, मतलब आप लेंथ को किसी भी यूनिट में मेजर करेंगे उसका इनवर्स क्या होगी, किसकी यूनिट होगी, सेल कांस्टेंट, उसकी सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी क्या, लेंथ इनवर्स। एंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो L एंड A। अगर आपको L एंड A की वैल्यू पता है तो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड A इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल। The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known। देखिए L और A का जो आप मेजरमेंट है बहुत ही इनकन्वीनियंट है और अनरिलायबल भी है। मतलब अगर आप मेजर भी कर लो तो अनरिलायबल है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो आपकी मेजरमेंट आए वो सही ही आए, है ना, और उनकी हेल्प से जो आप दूसरी चीजें निकालोगे वो भी सही आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और कंडक्टिविटी पता होना चाहिए। कि अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी पता हो तो हम L/A निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि जो L है, जो लेंथ है, और जो A है वो एक हाइपोथेटिकल, हमने क्या बनाया है, एक हाइपोथेटिकल इमेज बनाई है ना, तो उसको मेजर करना एक्यूरेटली काफी कठिन होता है, और आप कितना भी एक्यूरेटली कर लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी अगर निकाल लें तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी निकाल ले तो L/A बिल्कुल इजीली निकल जाएगा।
For this purpose, we generally use KCl solutions whose conductivity is known accurately. इसके लिए हम KCl solutions यूज करते हैं, क्योंकि वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो हमको एक्यूरेटली पता है और वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस पे पता है। जैसे टेबल 2.3 है ना, मोलर कंडक्टिविटी और KCl एट 298.15 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे पता। देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो उन पे जो इसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ये रही, सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स में ये रही मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इसकी हमें यूजुअली पता होता है, तो हम KCl को यूज करते हैं। अब KCl से हम क्या निकाल लेते हैं, KCl से हम L/A निकाल लेते हैं, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होता है। एक बार L/A निकाल लिया तो फिर दूसरे सॉल्यूशंस का जो भी हमें जरूरी होता है वो निकाल लेते हैं। जिसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी होती है कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, जिसकी हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या मेजरमेंट है, देखिए ये तो हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल है ना, इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ये आपका R1 दूसरा रेजिस्टेंस है और R4 और R3 अलग रेजिस्टेंस है। आपको कंडक्टिविटी सेल निकाल, तो हमने इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, जैसे ही सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया, वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। अभी ऊपर बताया था किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी हम निकाल लेते हैं। द सेटअप फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज शोन, ये मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो सेटअप है ये इधर दिखाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R3 एंड R4, दो रेजिस्टेंस है R3 एंड R4, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस है R1, वेरिएबल का मतलब है चेंज होता रहता है, एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2, और कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस है जो अननोन है जो हमें निकालना है वो है R2। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ऑक्सीलेटर O, ये ऑक्सीलेटर है। A source of AC power in the audio frequency range of 550 to 5000 cycles per second, एक सेकंड में ये 550 से 5000 साइकिल्स ये करता है, ऑक्सीलेट करता है। मैंने बताया था ना AC करंट डायरेक्ट नहीं होती, तो एक सेकंड में इतनी बार ऑक्सीलेट करता है, तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे इतनी बार। P इज ए सुटेबल डिटेक्टर, P एक डिटेक्टर है। अ हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें कोई भी हो सकता है, या तो हेडफोन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। एंड द ब्रिज इज बैलेंस व्हेन नो करंट पासेस, और जब कोई करंट पास नहीं होते तो ब्रिज बैलेंस होता है थ्रू द डिटेक्टर। अंडर दीज कंडीशन R2 क्या आएगा, R2 आएगा R1 R4 बाय R3। मीन्स कैसे निकाला, देखिए ये होगा R2 बाय R1, व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे तो करता है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, R4 बाय R3। निकालना मेरे को R2, तो R2 हो जाएगा R1 इंटू R4 बाय R3, यही है R1 R4 R3। फिर दीज डेज इन एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द कंडक्टिविटी सेल। आजकल तो बहुत ही मतलब इनएक्सपेंसिव, मतलब जो काफी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ऐसे कंडक्टिविटी मीटर है कि आप क्या जो डायरेक्टली आप उसमें सॉल्यूशन डालोगे डायरेक्टली रीड कर देगा, क्या आपको कंडक्टेंस भी बता देगा और रेजिस्टेंस भी बता देगा। वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन in the cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation। अगर आपने सेल कांस्टेंट और R4 रेजिस्टेंस, गैस कांस्टेंट नहीं है, R4 रेजिस्टेंस आपको पता हो तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे, तो कापा इक्वल हो जाएगा सेल कांस्टेंट बाय R, तो कापा इक्वल हो जाएगा सेल कांस्टेंट बाय R, यानी कि G स्टार बाय R। कैसे निकाला देखिए, क्योंकि कापा था 1/R इंटू L/A है ना, और L/A क्या है, सेल कांस्टेंट, तो ये तो लिखा है सेल कांस्टेंट बाय R, या सेल कांस्टेंट G स्टार बाय R।
द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस एट डिफरेंट the conductivity of solutions of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature differ due to charge and size of ions. आपको सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी निकालनी है. सॉल्वेंट तो एक ही रखा, जैसे वाटर है सॉल्वेंट एक ही रखा, उसमें सॉल्वेंट में अलग अलग वेसल्स में आपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स डाले, ठीक है, तो उनकी कंडक्टिविटी डिफर करेगी, किसी की कुछ होगी किसी की कुछ होगी. तो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है एट ए गिवन टेम्परेचर, डिफर किस वजह से करेगी, ड्यू टू चार्ज. एक तो चार्ज अलग अलग होगा, जैसे सिल्वर आयन तो Ag प्लस में टूटते हैं, कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव में टूटते हैं, तो एक तो चार्ज की वजह से होगा एंड और आयंस के साइज की वजह से होगा इन विच दे डिसोसिएट. जैसे छोटे आयंस हैं, बड़े आयंस हैं, कितने बड़े आयंस में टूट रहे हैं, कितने छोटे आयंस में टूट रहे हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितने ज्यादा है कितने कम है. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन में चार्ज ज्यादा है. कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है इसका मतलब सॉल्यूशन में चार्ज आयंस कम है. और ease with which the ions move under a potential gradient, और कितनी इजीली वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर पा रहे हैं, वो भी है कि कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा रखा. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dv बाय dx, मतलब दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में जो आपने पोटेंशियल लगाया डिवाइडेड बाय इनकी डिस्टेंस, तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाएंगे उतना वो इजीली मूव करेगा. इट देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन अ फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. इसलिए हमें एक और बहुत अच्छी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा m. ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा. इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन. लैम्डा m क्या होता है, कापा बाय सी. कापा क्या होता है, कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सी. सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन. In the above equation, if kappa is expressed in Siemens meter inverse and the concentration C in mole meter inverse, then the units of lambda m are in Siemens meter square mole inverse. It may be noted that 1 mole meter inverse is equal to 1000 liter per meter cube into molarity mole per liter. देखिए इसमें क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जो 1 मोल ऑफ आयंस है उनकी जितनी कंडक्टिविटी होती है किसी सॉल्यूशन में, 1 मोल ऑफ आयंस की जितनी कंडक्टिविटी होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है जी. अब देखिए 1 मोल पर लीटर ये किसके इक्वल होगा. अब आपको लीटर को चेंज करना है किस में, मीटर में. देखिए 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर. अब लीटर को मुझे चेंज करना है मीटर में, मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इजकल टू हो जाएगा आपका, ये जब इधर हो जाएंगे कितना हो जाएगा 10 to the power -3 मीटर क्यूब. तो इसको मैं क्या लिख लूंगी 1 मोल, लीटर की जगह क्या लिख लूंगी 10 to the power -3 मीटर क्यूब. ये 10 to the power -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 to the power 3, तो ये हो जाएगा 1 मोल, सॉरी ये हो जाएगा 10 to the power 3 मोल पर मीटर क्यूब. यही उसने बताया, ये हो जाएगा 1 मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा 10 to the power 3, यहाँ पे मोल आएगा मोल पर मीटर क्यूब, मोलैरिटी हो जाएगी मोल पर लीटर, और इसीलिए लैम्डा एम हो जाएगा आपका, लैम्डा एम हो जाएगा. लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट किस में होती है सीमन पर मीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट मैंने किस में निकाली, इसकी यूनिट में निकालूंगी मोल पर मीटर क्यूब. जब -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा m की पावर 2, तो ये हो जाएगा सीमन
मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही बोल रहा है कि यही यूनिट आ जाएगी। अब आपको देखना है कि 1 मोल, ये अभी निकाला है, 1 मोल पर लीटर कितना होता है, 1000 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो 1 मोल पर मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 लीटर पर मीटर स्क्वायर। देखिए, तो देखिए आपको क्या करना होगा, तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए इसको कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। देखिए लैम्डा एम हो गया आपका कापा बाय सी। यूजुअली देखिए जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मीटर क्यूब नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं लीटर में, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको लीटर में लेते हैं। तो कापा तो आपका सही है, C1 मीटर इनवर्स में होगा, लेकिन इसको मीटर क्यूब में क्या करना पड़ेगा, ये होगा आपका मोल पर लीटर में। इसको मोल पर मीटर क्यूब में करने के लिए क्या होगा, इसको 1000 से पहले ही आप मल्टीप्लाई करके रखें। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करके रखें, 1000 से, क्योंकि 1, ये क्या लिख दिया, मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर कितना होता है, 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। तो हो जाएगा C1 मीटर इनवर्स 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप जितना भी आपकी मोलैरिटी है मोल पर लीटर में, जितनी भी आपकी मोलैरिटी है। तो अब इसमें देखिए, देखिए 1 मोल पर मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा। आप मोलैरिटी लिखिए, जो आपकी मोलैरिटी है मोल पर लीटर, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। जब मोलैरिटी पर मोल पर लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी मोलैरिटी किसमें आएगी, मोल पर मीटर क्यूब। देखिए इसमें लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो वही है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोलैरिटी किस में आ जाएगी, मोलैरिटी आपकी आएगी मोल पर मीटर क्यूब में। ठीक है जी, अब आप लैम्डा एम निकालते हैं। लैम्डा एम है C1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया C1 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी तो जो यूनिट है कंफर्म है। और ये हमने क्या लिख दिया, आपकी मोलैरिटी, ये किस में लिख दी, मीटर क्यूब में लिख दी। ठीक है जी, ये हमने किस में लिख दी, मीटर क्यूब में। ये वाली टर्म हमने पूरी नीचे लिख दी, क्योंकि इससे हमारा क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए, इफ यू यूज C1 centimeter inverse as the units for kappa and mole centimeter cube the units of concentration, then the units for lambda m are C1 centimeter square mole inverse। देखिए अगर हमें इसमें निकालना है, तो आप मोलैरिटी किस में निकालोगे, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लोगे। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। अगर हमें C1 में सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, कैसे करोगे, कापा तो ये हो गया। अब क्या कर लेंगे आप, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कैसे चेंज करेंगे, आप ऐसे करेंगे, देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁶, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, ये होंगे 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या करेंगे, आप इधर आप लिख देंगे सेंटीमीटर, जो मोलैरिटी है आपकी, अब आप सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे, आपने यहाँ मीटर क्यूब में चेंज कर ली थी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से। जब इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, तो क्या होगा, ये 10⁻³ से इधर से 3 पावर खत्म हो जाएंगी, तो 10⁻³ बचेगा। तो ये आपका बचेगा कापा C1 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मोलैरिटी हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर। तो आप सिंपल कैसे करेंगे कि आपको सेंटीमीटर में ही निकालना है डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, नीचे तो मोलैरिटी है ही, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो
आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मीटर क्यूब में निकालनी है, अगर मीटर क्यूब में निकालनी है तो इस टर्म में नीचे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। मतलब आपको मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आपको, और आपको दी लीटर में, मोल पर लीटर में आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और आपको चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में, तो आप नीचे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको मोल पर लीटर में दे रखी है और आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज करना है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो यही सब चीजें 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल पर मोल इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा 10⁻⁻⁴ सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए ये कैसा हुआ, 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 मीटर। एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 100 इंटू 10⁴। 100 इंटू 100 मीन्स 10⁴, यानी 1 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा 10⁴ सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम इस वाली टर्म में लिखे 1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा तो 10⁴ किधर चला जाएगा, इधर, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 10⁴, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻⁴ सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है सही से, तो जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar liter inverse 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. Resistance है 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is this. देखिए आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, किसका दिया है, 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन का दिया है। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम, इसके नीचे ही आ रहा है ये। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, और वही सेल यूज किया, इस बार हमने फिल कर दिया 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, इस बार रेजिस्टेंस आया 520 ओम, ठीक है जी। इस बार रेजिस्टेंस ज्यादा है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आप सिंपल निकाल लोगे, कंडक्टिविटी क्या होती है, कापा इज इक्वल टू 1/r L/A। तो r तो आपको दे रखा है दोनों केस में, ठीक है, r तो दे रखा है। अब आपको सेल कांस्टेंट निकालने की जरूरत है, तो अगर मैं किसी एक का सेल कांस्टेंट निकाल लूं दूसरे के लिए भी ट्रू होगा वो, तो अब मैं किसके लिए निकाल सकती हूँ, देखो, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। हमें इसके लिए निकालनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 सीमन पर मीटर। इसकी कंडक्टिविटी दे दी इस वाले की, तो इसकी कंडक्टिविटी दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया, L/A निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि G स्टार निकाल लेंगे। L/A क्या था, सेल कांस्टेंट, तो ये हो गया G स्टार, तो R आपका हो जाएगा, देखिए द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ये 0.1 मोल पर लीटर के लिए हो जाएगा, तो G स्टार क्या आ जाएगा 1.29 सीमन पर मीटर इंटू R क्या है इस वाले के लिए, R है आपका 100, ये आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स या फिर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आप निकाल लोगे, क्योंकि 1 मीटर में देखिए 129 मीटर इनवर्स का मतलब क्या है, मीटर नीचे है, आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 1 2 और इधर से 1 2 करके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर है, अब मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, तो मैं दूसरे का क्या निकालना है मुझे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी दूसरे की, कंडक्टिविटी होगी सेल कांस्टेंट अपॉन R, कंडक्टिविटी होगी सेल कांस्टेंट अपॉन R। सेल कांस्टेंट मैंने मीटर इनवर्स में निकाल लिया, R मेरा दूसरे वाले का दिया हुआ है 520 ओम, तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.248 सीमन मीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन इसकी है 0.02 मोल पर लीटर इनवर्स, तो लैम्डा m क्या होता है, कापा बाय सी,
है ना। कापा की वैल्यू हो गई आपकी 248। अब देखिए, अगर आपको यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 0.02 मोल पर लीटर। अब मैंने बताया था कि अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना है ये लैम्डा एम, है ना, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन मीटर क्यूब में लेनी है तो कापा की वैल्यू आप रखो। कापा की वैल्यू क्या है, कापा की वैल्यू है आपकी, अभी तो निकाली, ये 248 इंटू 10⁻³ सीमन मीटर इनवर्स, ये निकाली ना, ये देखो यहाँ नीचे लिखी हुई है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है 0.02, 0.02। अब देखो मैं मीटर में ले रही हूँ ना, अगर मीटर में लेना है तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1000 की, ठीक है। जब इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 गई तो ये बचेगा 20, वही 20 बच रहा है, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ये चाहिए थी, सपोज मैं सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल लेती, ये जो कापा की वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स में होती सपोज ये, है ना, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में होती तो फिर मैं सेंटीमीटर इनवर्स में अपनी कॉन्सेंट्रेशन देखती, और सेंटीमीटर इनवर्स में कॉन्सेंट्रेशन देखनी तो ऊपर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती। सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको अपनी कॉन्सेंट्रेशन देखनी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, मीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन देखनी है तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा एम की। और अल्टरनेटिवली जो ये दे रखा है ये आपको सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल के दे रखा है, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू दी है ना, देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स में दी है, मैंने बताया था ना सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, जो कॉलम की बात हम पीछे कर रहे थे क्या है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। आर की वैल्यू दे दी 0.05 मोल पर लीटर। एनुअस सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दी, इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए अब पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है रो, रेजिस्टिविटी क्या होती है रो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू दे रखी है इतनी, लेंथ आपको दे दी 50 सेंटीमीटर, और एरिया कैसे निकालोगे डायमीटर से, क्योंकि आर क्या होती है डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2, डायमीटर आपका एक दे रखा है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस क्या होगी r/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.5, एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आर की वैल्यू होगी 0.5 का स्क्वायर, अभी नीचे 0.5 निकाला है, तो एरिया क्या आएगी आपकी वैल्यू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 0.785 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपकी एरिया की वैल्यू। इसमें कुछ नहीं किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, तो नहीं, हाँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 से सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मीटर में निकलेगा सब कुछ। लेंथ कितनी होगी यहाँ 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया कितना होगा 0.5, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर, 1/100 मीटर, तो इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बचेगा 0.5 मीटर। अब देखिए रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, तो मुझे रो निकालना है यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होगी RA/L। आर की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल ली अभी, और एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है।
तो आपका जो वैल्यू आई किसकी, रेजिस्टिविटी की, वो आई 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर देखते हैं कंडक्टिविटी आपको निकाल, कंडक्टिविटी क्या थी, 1/रो। 1/रो के लिए क्या लिखा, 1/रो की वैल्यू क्या है 87.135, वो यहाँ लिख दी। कंडक्टिविटी की वैल्यू आई 0.01148 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी देखिए सेंटीमीटर में चल रहा है मामला, सेंटीमीटर में चाहिए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी आएगी आपकी, कापा की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ सेंटीमीटर वाली इंटू 1000, और आप कॉन्सेंट्रेशन किस में रखेंगे, मोल पर लीटर में जो दे रखी है वो रखेंगे, ऊपर अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी वैल्यू आई, मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर में ये सब चीजें निकालनी है तो ये तो चीजें देखो ओम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू आप मीटर में रख देंगे, इसकी वैल्यू मीटर रख देंगे, तो यहाँ पे आपकी रो की वैल्यू यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर इनवर्स आएगा, नहीं मीटर आएगा, ओम मीटर आएगा। और आपको कापा निकालना है तो 1/रो, तो 1/रो, रो की वैल्यू क्या लिखोगे आप 87.135, 10⁻²है, ये ऊपर जाके 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1.148 सीमन मीटर इनवर्स। फिर लैम्डा एम के बाई सी क्या हो जाएगा कापा बाई सी, ये होगी 1.148 सीमन मीटर इनवर्स। और ये आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आप इसने मोल पर मीटर क्यूब में पहले ही निकाल के लिख रखी है। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो मोल पर लीटर में कितनी है 0.05, यहाँ पे क्या होगा 0.05, ये मोल पर लीटर होगा ना। और मैंने बताया था कि अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 229.6 इंटू 10⁻⁻4 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहां तक आपका आता है। यहां हमने आज के लेक्चर में सीखा कि L/A यानी सेल कांस्टेंट कितना यूजफुल होता है हमारी बहुत सारी वैल्यूज निकालने के लिए। सेल कांस्टेंट से हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक करेंगे और ये वाला ग्राफ समझेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।